नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान को माऊ कमिश्नर दिखा नया अंदाज, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गाया गीत। 10 मई से होगी चारधाम यात्रा का आगाज, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे, पुलिस प्रशासन तैयार। फटीमा के चारूबेटा गांव में खेत में लगी आग, फसल जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रामीणों ने प्रशासन से की उचित मुआवजा देने की मांग। रुद्रपुर में नरसिम सिंह हत्याकांड मामला, आरोपी के एनकाउंटर के बाद पुलिस अलर्ट, चौक चौराहे के साथ धार्मिक स्थल पर भी पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स तैनात। हल्द्वानी में अचानक लगे कूड़ा वाहन में आग, फ्यूल टैंक से शुरू हुई आग के लपटे, हादसे में झुलसा चालक का अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मसूरी में अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़, लोगों में आक्रोश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में रात को नेटवर्ड स्थित आवासीय भवनों में लगी आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना की वजह से गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा वजह। रुद्रपुर में पहली बार आयोजित होगा चोपड़ा पंजाब लीग, देश भर से लड़के और लड़कियां कार्यक्रम में लेंगे भाग। 12 मई को शुरू होगा टूर्नामेंट। रुद्रपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कर्ज लौटाने के दबाव में आकर लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच पीएम मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर पीएम ने तीनों प्रत्याशियों ने पीएम को प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया और साथ ही बीजेपी के महिला नेत्रियों ने दरअसल पीएम को चुनरी उड़ाकर स्वागत यहां पर किया और इसके बाद पीएम ने मंच पर डमरू बजाया। संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने दरअसल भाजपा सरकार के काम के ही आज भारत का विश्व में नाम है। इसके बाद पीएम मोदी ने चुनाव रैली को संबोधित कर मोदी सरकार के दौरान उत्तराखंड में हुए विकास पर जोर दिया। इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूं भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो युवाओं को यहां है, कैंपिंग करना हो दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है, या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है, उधर लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियों में भाग ले चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनकी चुनावी सभाओं की तैयारियों के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर भी दिखेगा। प्रियंका जी का 2 जगह है, पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक का और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से और रमेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे और संभालेंगे, वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। उधर देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदे ने दरअसल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए पहले चरण के मतदान की कार्रवाई आज पूरी होगी। अभी तक 85 साल से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान यहां पर कर लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें जो आज 1 बजे तक की जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी ये कार्रवाई जो है आज चल रही है। अभी अंतिम सूचना शाम तक प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जो PWD श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया। उधर उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है और आपको ये भी बता दें कि मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं और इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के लिए निर्वाचन आयोग अरोली की सुविधा देने जा रहा है। बता दें आपको कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए अरोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने तैयारी तो अच्छा किया है। शांति व्यवस्था के मामले में तो हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारा मेन चैलेंज है, उत्तराखंड में हमेशा चैलेंज रहे टर्नआउट, पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहे। इस बार उसको 75 कैसा करें, ये हमारा मेन चैलेंज है। हमने इस बार काफी अच्छा एक्टिविटीज किया। उम्मीद है लगभग 53 लाख लोगों ने अभी तक शपथ ले लिया है। तो उम्मीद है कि इस बार हम लोग 75% पोलिंग परसेंटेज अचीव करेंगे।
उधर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। बता दें आपको कि वहीं हल्द्वानी में मतदान जागरूकता को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का एक नया अंदाज देखने को मिला है। बता दें आपको कि दीपक रावत ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में गीत के जरिए मतदाता को जागरूक करने का प्रयास किया और गीत में वो स्थानीय बोली भाषा में समाज के हर तबके युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो सीईओ सर जो पुरुषोत्तम सर हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम, उनके डायरेक्शंस हैं, मोटिवेशन है सभी डीएम्स के लिए कि वोटर अवेयरनेस हो, स्वीप के तहत कार्यक्रम हो और हमारा वोटिंग टर्नआउट बढ़े। तो मैंने ये सोचा कि कुछ कुमाऊनी भाषा में हमें बोलना चाहिए कि रीच अधिक होती है, लोकल भाषा को लोग पसंद करते हैं और उसका अपना फ्लेवर भी होता है, अपना फ्लेवर होता है उसमें। विशेषकर अगर आप फोक डांस यूज करें तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यही सोच के बहुत सिंपल लिरिक्स के साथ एक गाने को सोचा गया था, उसको प्लान किया गया था और उसी की एक कोशिश है इसको गा के वोटर अवेयरनेस बढ़ाने की। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा वोटिंग डे को ये मान लेते हैं कि अरे छुट्टी तो है ही, कुछ और काम कर लेते हैं। तो ये एटीट्यूड ना रहे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान कृपाल सिंह बुटोला और प्रधान रामलाल की अध्यक्षता में तय किया गया कि वो 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों की विगत कई सालों से मांग है कि सेम मुख्य मोटर मार्ग से आगे का जो निर्माण कार्य को जो कि रुका हुआ है उस पर शासन प्रशासन विगत कई सालों से कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ये मामला मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल है। ग्राम पंचायत ढूंगलधार एवं पटुड़ी की जो समस्या है, सबसे मेन समस्या है सेम मुख्य मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेम मुख्य मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत ढूंगलधार और पटुड़ी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है, जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ये जो मांग चल रही है हमारी, ये कई वर्षों से चल रही है, जबकि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस रोड को पूर्व में 5वां धाम भी घोषित कर रखा सेम मुख्य मोटर मार्ग के नाम से, जो कि देवीधार से सेम मुख्य मोटर जाना है। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2002-3 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो गया, तब से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की आई हो, हमारी बातों पे किसी ने गहराई से अमल नहीं किया, जिस कारण हमें आज निकट जो हमारे समय लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका बहिष्कार करना पड़ रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग दरअसल 19 अप्रैल को होनी है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दांवपेच का दौर जो है वो शुरू हो गया है। उत्तराखंड की हॉट सीटों में से एक हरिद्वार लोकसभा सीट है, जिसके सियासी मायने भी बहुत हैं। ऐसे में हमारी खास पेशकश में आज आपको दिखाते हैं हरिद्वार सीट का समीकरण। हर की पैड़ी कानों में पड़ता मंत्रों के उच्चारण का स्वर, मां गंगा की आरती, ये पहचान है हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक हरिद्वार की। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। लोकसभा चुनावों में आर या पार, पहाड़ में चुनावी ललकार, हरिद्वार सीट पर किसकी नैया लगेगी पार। हरिद्वार सिर्फ गंगा घाट की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के चुनावी शोर के लिए जाना जाता है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
हर लोकसभा सीट का अपना महत्व और इतिहास है। देवभूमि की 5 संसदीय सीटों में से एक हरिद्वार की अपनी अलग पहचान है। बात करें हरिद्वार सीट की तो हरिद्वार सीट राजनीति की दृष्टि से काफी अहम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी पार्टी की जीत हरिद्वार लोकसभा सीट से होती है उसका असर अन्य चारों लोकसभा सीटों पर भी दिखाई देता है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत तो कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह रावत, बसपा से जमील अहमद और एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार चुनावी मैदान में हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही मुस्लिम और दलित वोटरों की अहम भूमिका रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हरिद्वार के चुनावी जातीय समीकरण को समझते हैं। कुल मतदाता 18,90,422, मुस्लिम मतदाता 26%, अनुसूचित जाति 20%, पिछड़ी जाति के वोटर्स 40%। साल 1977 से वजूद में आने के बाद से साल 2004 तक ये सीट पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बाद साल 2009 में इसे सामान्य घोषित कर दिया गया। साल 1977 में भारतीय लोक दल ने इस सीट से अपना कब्जा जमाया था। हालांकि 3 साल बाद ही इस सीट पर मध्यावधि चुनाव कराए गए और साल 1980 में भारतीय लोक दल ने एक बार फिर से चुनाव जीता। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं हरिद्वार सीट का चुनावी इतिहास। साल 1977 भारतीय लोक दल के भगवान दास, साल 1980 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1984 कांग्रेस के सुंदरलाल, साल 1987 उपचुनाव कांग्रेस के राम सिंह मांडेबास, साल 1989 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1991 बीजेपी के राम सिंह मांडेबास, साल 1996, 1998 से 1999 तक बीजेपी के हरपाल सिंह साथी, साल 2004 सपा के राजेंद्र कुमार बादी, साल 2009 कांग्रेस के हरीश रावत, साल 2014 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक, साल 2019 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार की सीमाएं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर से लगती हैं। लिहाजा इन इलाकों में मजबूत समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की छाप हरिद्वार में देखने को मिलती है। यही कारण है कि साल 2004 में हरिद्वार सीट से एक बार सपा भी अपना खाता खोल चुकी है। हालांकि 2009 में कांग्रेस नेता हरीश रावत और साल 2014 में बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार सीट से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार रेणुका रावत को 4,14,498 वोट मिले थे। इन आंकड़ों के पीछे एक सर्वे सर्वा है, यानी जनता जनार्दन। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हरिद्वार की जनता मैदान में खड़े प्रत्याशियों को लेकर क्या राय रखती है। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है, तो सबसे पहली बात आपसे की जाए, आप धर्मपुर विधानसभा में हैं, आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार जो हॉस्पिटल और वगैरह रोजगार वगैरह पे काम कर सके, सरकार ऐसी सरकार चाहिए हमें। जो अब जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस टाइम भी, जो धामी जी की सरकार है वो बहुत बढ़िया सरकार चल रही है इस टाइम। इस बार जो यहाँ पर चल रहा है भाजपा के विषय में कहा जा रहा है 400 पार, और लोकसभा सीट की यदि उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीट पर भाजपा काबिज होने की बात भाजपा खुद अपने आप कह रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 लोकसभा सीट पर भाजपा आ सकती है, या आपकी लोकसभा सीट पर आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो पक्का सुनिश्चित है कि उत्तराखंड में 5 सीटें जो है भाजपा के हिस्से में रहेंगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि किसी और के पक्ष में जाए।
विपक्ष की बात करें तो कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी प्रत्याशी इस काबिल नहीं है कि फिलहाल हम उसको वोट दें, क्योंकि भाजपा इस टाइम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो जो है ना, जो ऐसी सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, जिसमें जो है ना, इस सरकार में कोई परेशानी तो कोई नहीं। सिर्फ ये सरकार सिर्फ इसलिए आदमी डरता है, ये हिंदू मुसलमान करती है, बाकी कुछ नहीं। भय कोई नहीं मुसलमान को इनसे इस समय, क्योंकि हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लड़ रहे हैं यहाँ से, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कोई 4 साल सरकार चलाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया। और इस समय भी 5 सीटें जो है ना भाजपा की निकल रही है, कांग्रेस का तो यहाँ खाता भी नहीं खुल पाएगा। आपने एक बात कही अभी कि इस सरकार में लोग डरते हैं हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम को कुछ खतरा भी नहीं है, तो डर किस प्रकार का लगता है? जी, डर तो यही है ना कि दूसरा पक्ष कराता है झगड़ा, भाजपा का नाम आता है, समझे जी। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उकसाती है? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस की उकसाती है। इसमें कांग्रेस की ही गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है, हम ये बात जानना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान में उलझा के रखा। मुसलमान को शिक्षा से बहुत दूर रहा। मुसलमान जो आज पिछड़ा हुआ मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है कि आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। किसकी सरकार, तो जहां तक मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव माहौल है। आप कहीं भी जाएंगे, मुसलमानों से भी अगर आप पूछोगे, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान भी इस बार त्रिवेंद्र जी की अच्छी साफ सुथरी इमेज देख के उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और रहा सवाल कांग्रेस और बीजेपी का, कांग्रेस तो लगातार लोग छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग हमारे यहाँ कांग्रेस में पहले थे भी, उन लोगों ने भी कांग्रेस ज्यादातर छोड़ दी। हमारे यहाँ जो मुसलमान लोग थे कांग्रेस में, इस टाइम एक तरफा बीजेपी की ओर माहौल है। और मुसलमान किसी तरह की अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहता कि मेरी वजह से या मैंने कांग्रेस को वोट दिया, ये गुनाह वो नहीं करना चाहता। इस बार पूरा जहां तक मुझे लग रहा है 90% मुसलमान जो है भाजपा को वोट करेगा। वो ये गुनाह अपने सिर नहीं लेना चाहता, जीतने की कंडीशन नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया पे जो अनशन चलती है, इन चीजों को अगर आप छोड़ दें, प्रैक्टिकल अगर आप देखें, हमारे क्षेत्र में कई हजार लोगों ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कई हजार लोगों ने लाभ लिया है आयुष्मान का, राशन लिया है, 3 रुपए 5 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से सामान लिया है। अगर आप देखें, उनका इलाज हुआ है, आयुष्मान में ऑपरेशन हुआ है। अगर आप देखें, कई सारे मकान हमारे यहाँ मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं। ये आगे भैया हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में, नफीस भाई, ये जो आप नाई की दुकान देखेंगे, जो बाल काटते हैं, उनकी दुकान है, उनको आगे फ्लैट मिला है रहने के लिए। तो और क्या लेंगे आप सरकार से? कोई रहने को घर मिल रहा है, अगर आपके पास जगह है, आपको बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, पेंशन 1500 रुपए आ रही है हर किसी के लिए। और रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म हो गई। सीधा पैसा जो है, अगर आप नंदा गौरा योजना देखेंगे, उसके तहत 20,000 50,000 डायरेक्ट आपकी लड़की के खाते में आ रहा है। और क्या चाहिए लोगों को? लोग आप कहीं भी जाके देखेंगे, आपको संतुष्ट मिलेंगे। पहली बार ऐसा है कि हम ठोक के, सीना ठोक के बोल सकते हैं भाई भाजपा के लिए वोट मांगने हैं, और लोग भी उसका एक बिल्कुल पॉजिटिव, हमारे भैया खड़े हैं। आप किसी भी चलते हुए आदमी से पूछ लीजिए बीजेपी को, बीजेपी। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता इस बार किसे जीत का ताज पहनाएगी, ये तो 4 जून यानी नतीजे के दिन ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।